अम्मा जान था। फातिमा ने मिसेस राजपूत को देखा तो खुशगवार हैरत से बोली, यह सोचा कुछ दिन मिलाओ। मिसेस राजपूत ने जवाब दिया, अच्छा क्या मैं भी अकेली होती हूँ। फातिमा ने खुशबरी से कहा, बेटा तुम्हें तो आदत होगी अकेले रहने की, पर आप आयरन में भी डाल रही हो जो अपने खानदान को छोड़कर यहाँ शहर में तुम्हारे साथ रह रहा है। मिसेस राजपूत की बात पर फातिमा के दिल में ठेस उठी थी, पर चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखी। आपकी बात सच, मुझे अकेले रहने की आदत थी पर अब नहीं है, क्योंकि मैं पूरे 1 साल 2 माह से अपने शोहर के साथ रह रही हूँ। अब मुझे आयरन की आदत हो गई। फातिमा ने मुस्कुरा कर थी लफ्ज पर जोर देते कहा, उससे कहो हवेली वापस आए। मिसेस राजपूत बात बदल कर बोली, मैंने कहा था पर वो नहीं मानता। फातिमा ने गहरी सांस भरी, मना लो, तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल है, इशारों पर चलता है। तुम्हारे तुम कौन जी, आलम सारी रात एक टांग पर खड़े रहो तो वो खड़ा हो जाएगा, वरना चून चला किए जाने कौन सा जादू टूका क्या है तुमने मेरे बेटे पर। मिसेस राजपूत रवायती सास की तरह सर झटक कर बोली, तो फातिमा को पहली दफा एहसास हुआ उसकी कोई सास भी है। आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। फातिमा खड़ी होती बोली, अभी नहीं, आलम आ जाए उस पे साथ करूँगी। कब आएगा। मिसेस राजपूत अपनी पहनी हुई गर्म शाल को उतार कर बोली, शाम के 7 बजे आ जाता है और कभी कभी 3 बजे। फातिमा ने बताया, कभी कभी 3 बजे क्यों। मिसेस राजपूत ने कड़े तेवरों से उसको घूरा। फातिमा को समझ नहीं आ रहा था आज आलम की माँ बार पर बार उसको काट खाने को क्यों दो रही थी। काम ज्यादा होता है तो थक जाता है। फातिमा ने रसानियत से लफ्जों का चुनाव किए जवाब दिया, भला वो क्या कहती, बहाने बहाने से चक्कर लगाता है, दिन में 1000 बार काल के उसको तंग करता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है। फातिमा को यकीन था अगर वो बताएगी मिसेस राजपूत को तो वो कहे, तुमने मेरे बेटे को जन्मत बना दिया है, इसलिए खामोश रहने में नाफियत जानी। अच्छा अच्छा, अब मैं आराम करूँगी, फिर मिलते हैं। मिसेस राजपूत ने कहा तो फातिमा ने सरलाने पर इत्तेफाक किया। अफ तुम यहाँ हो, मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रहा था। आयरन किचन में आता फातिमा से बोला, जो रात के खाने की तैयारी में मसरूफ थी। आयरन तुम यहाँ क्यों आए, कमरे में जाकर फरिश हो जाओ और सोरी में बताना भूल अम्मा जान आई है, उनसे मिल लो। फातिमा फिक्रमंदी से कहती, आफत पास पर हाथ मारती बोली, अम्मा जान रही है। आयरन ताजुब से बोला तो फातिमा ने उसको घोरा, माँ है, वो तुम्हारी जब चाहे आ सकती है। फातिमा ने जवाब दिया तो आयरन के चेहरे पर मुस्कुराहट रही, हम शादी के बाद मैं अपनी माँ को ज्यादा प्यारा हो गया हूँ। तभी पिछले 3 सालों में मिलने नहीं आई और शादी जैसे ही की 1 साल में 7 दफा आई है। आलम शरारत से आंख बंद करता बोला, जिस पर फातिमा ना चाहते हुए भी हंस पड़ी, अच्छा अब फजूल मत बोलो, बाहर जाओ। फातिमा को उसको बाहर जाने का इशारा देती बोली, एक दिन चुन चुन के बदले रोना। आलम जाते वक्त धमकाना नहीं बोला। फातिमा देर तक मुस्कुराती रह पर काम की तरफ मुतवज्जा हुई। इस्लाम वालेकुम अम्मा जान, कैसी है। आलम फरिश होने के बाद मिसेस राजपूत के कमरे में आया जो हाथ में तस्वीर लेकर बैठ गया। वालेकुम इस्लाम, ने ठीक हो और रहा है, तुम भी ठीक हो जाओ। मिसेस राजपूत ने नाराज लहजे में जवाब दिया, क्या मतलब आपकी बात का मैं समझा नहीं। आलम नासमझी से उनकी तरफ देख कर बोला, देख आलम, तुम अगर किसी नेचुरल लड़की से शादी करता तो वो मेरा और तेरे घर का ख्याल रखती, घर को बनाए रखती, पर फातिमा जो तुमसे 5 साल छुट्टी है उससे शादी की है। तुम्हें जिसको कुछ नहीं पता मुझे अकेले कमरे में छोड़कर खुद किचन में जाने क्या कर रही है। माँ की उम्र की हूँ, उसकी ये इज्जत है, मेरी उसके नज़दीक। मिसेस राजपूत भड़क उठी, अम्मा जान, फातिमा 19 साल की नेचुरल लड़की है, वो इस उम्र में वो सब करती है जो शायद कोई लड़की कर पाए। इस उम्र के हिस्से में 18-19 साल की लड़कियां लावारी होती है, पर उनके बरक्स फातिमा ऐसी नहीं, वजह उस पर अकेलापन है जिसने उसकी ज़िंदगी के सारे खूबसूरत और छेड़िए उसकी नज़र में आ के बया है। वो किचन में है तो आपके लिए अच्छा सा खाने का एहतमाम कर रही है, उसको पता है आप परेजी खाना खाती है। आलम संजीदगी से फातिमा के दिफा में बोला, समझ नहीं आता उस छटान भर की लड़की ने तुझे क्या भूल के पिलाया है जो तो इंदा हो गया है, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता तुम्हें। मिसेस राजपूत को आलम का फातिमा के हक में बोलना पसंद नहीं रहा। आप फातिमा को ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे वो मायूस हो, मेरे लिए फातिमा की खुशी जरूरी है, जैसे जीने के लिए सांस में अनजाने ने उसके साथ ज्यादती कर दिया। मैं मानता हूँ पर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। 15 साल की उम्र की थी फातिमा जब मैंने उसको यूनी में देखा था, पर मुझे शर्म आती थी इतनी छोटी उम्र की लड़की के बारे में ऐसे ख्यालात पालना। मुझे लगता था मैं अपने आदत के मुताबिक उससे भी फ्लर्ट करना चाहता हूँ, पर बाद में मुझे एहसास हुआ 15 साल की बच्ची के सामने में 20 साल का मजबूत मर्द अपना दिल हार गया जब वो 16 की थी।
मैंने बातों बातों में अपनी पसंद का बताया, पर उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। मुझे लगता था मैं जैसे ही उससे बात करूंगा वो खुश हो जाएगी, पर अपनी उम्र के बरक्स वो बहुत बड़ी बातें कर। तब मुझे उस बात पर यकीन हो गया, इंसान बढ़ते वक्त के साथ बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने हालात उसको बड़ा कर देते हैं। मैं चाहता तो फातिमा के 20 साल के हो जाने के बाद शादी करता, पर मैं उसको खोना नहीं चाहता था। तभी जैसे तैसे करके उसको मना लिया। आनंद की एक सांस में बोला, मिसेस राजपूत हैरत से दंग उसकी फातिमा के लिए दीवानगी देखने लगी। उसका खर्चा कौन उठाता है? इतने बड़ी यूनी में वो कैसे पढ़ती है? क्या उसने कॉलेज नहीं पढ़ा था जो सीधा यूनी आ? मिसेस राजपूत नागवार लहजे में बोली, माँ बाप में से बचपन में कोई नहीं उसके नानू थी। ये जो उसके 11 या 12 साल के होते इस दुनिया से चली गई थी। फातिमा के बाप का अपना कारोबार था। आप चाहे तो फातिमा का अकाउंट चेक करवा सकती है, जहाँ कितनी रकम मौजूद है कि फातिमा आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती है। आरम ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द करते जवाब दिया, तो वो हॉस्टल में क्यों रहने लगी थी? अपने घर में क्यों नहीं? क्या उसके खानदान में चचा मामा पुप्पू में से कोई भी नहीं था? मिसेस राजपूत के दोबारा किए जाने वाला सवाल पर आलम सचमुच झंझला गया। अम्मा जान, क्या इस बार आप फातिमा का डेटा जानने आई है जो इतने सारे सवाल पूछ रही है? पहले कोई था? नहीं था। उसको रहने दे, अब मैं हूँ। उसकी जिंदगी में बस बात। आलम ने बड़े जबत से खुद को नॉर्मल किए कहा, तब क्यों रहे? वो तुम्हारी बीवी है। वो मोहन तुम्हारी मुझे जानना चाहिए कि जिसको तुमने बीवी का आला मकाम दिया है उसका माजी कैसा है। इसलिए अब मुझे ये बताओ, वो 15 साल की उम्र में यूनी कैसे पहुंची? इस उम्र में या तो उसको स्कूल होना चाहिए था या कॉलेज। मिसेस राजपूत के सवाल पर आलम का दिल क्या अपने बाल नोट डाले। उसको खुद पर गुस्सा आया कि वो इतना जज्बाती होकर बोल गया। फातिमा जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ की हेड मास्टर पहले उसकी नानू थी। फातिमा यही थी जिस वजह से उसकी नानू ने कुछ साल आगे उस पर एडमिशन करवाया। ये बताते वक्त जाने क्यों आलम को हंसी आई, और आलम जानता था ये बात सुनकर मिसेस राजपूत फातिमा को छोड़कर उसकी नानों के बारे में बोलने लग जाएगी। और वही हवा। ये क्या बात हुई? जो बच्चा सही है तो आप पिछली जमातों में उसको बैठाया ना जाए? ऐसे तो बाकी बच्चों के साथ ज्यादती हुई ने भी अपने जमाने में गाँव की बच्चियों से सही थी, पर मैंने तो सारी 10 जमातें पढ़ी, एक को छोड़कर आया तो नहीं बैठा। मेरे वालिदैन ने तो उसकी नाना ने ऐसा क्यों किया? मिसेस राजपूत हाथ जला जला कर बोली, जिस पर आलम कमर जबत से सुनता रहा। डिनर तैयार होने के बाद फातिमा ने डाइनिंग टेबल पर सिट किया। तब तक आलम मिसेस राजपूत को भी ले आया था। अम्मा जान, खाना शुरू करे। फातिमा ने खाना उनको सर्व किया तो आलम ने कहा, करती हूँ। फातिमा, तुम डॉक्टर को चेकअप करवाती हो? मिसेस राजपूत ने आलम को जवाब देने के बाद फातिमा से पूछने लगी, चेकअप किस चीज़ का? फातिमा नासमझी से इस्तफसार करने लगी। 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, अब तक तो बच्चा हो जाना चाहिए। मिसेस राजपूत की बात पर जहाँ फातिमा आलम की मौजूदगी से शर्मिंदा हुई थी, वही आलम को नवाला गले में रटक गया था। चेकअप नहीं करवाया? जब अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। फातिमा आम लहजे में बोली। आलम ने अपनी माँ को देखा जो फातिमा को भूल रही थी। अम्मा जान, खाना खाए, ठंडा हो रहा है। आलम ने उनका ध्यान फातिमा से हटाना चाहा। आजकल की कुल लड़कियां बच्चे की जिम्मेदारी से कतराती है। क्या तेरा भी दिल नहीं करता बच्चा हो? मिसेस राजपूत ने अपनी टोपों का रुख आलम की तरफ किया। अम्मा जान, ऐसा नहीं है। बच्चे की ख्वाहिश हर माँ बाप को होती है। हमें भी है, पर जब अल्लाह चाहे अपनी नामत से नवाजे। अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये दवाई भी काम नहीं लानी। आलम फातिमा की उतरी शक्ल कर देखकर उसकी गोद में पड़े हाथ को अपने हाथ में लेकर दबाव दिया। फिर मिसेस राजपूत को जवाब दिया। दोनों हाथ टेबल के नीचे होने की वजह से मिसेस राजपूत नहीं देख पाई। क्या बात हो? इंसान खुद करना कर सब कर तकदीर भी नहीं जाता, इंसान को तदबीर भी करनी होती है। मिसेस राजपूत को बार बार आलम का फातिमा की हमायत में बोलना खटक रहा था। तदबीरें भी अल्लाह के हुक्म से काम आती है। आलम ने मुस्कुराकर कहा, यह अच्छा हल तराशा है तुम दोनों ने। मिसेस राजपूत खुशमगीन नजरों से दोनों को देखने लगी। आप खाना खाए, ठंडा हो जाएगा। आलम ने उनकी तवज्जो खाने पर करवाई। तुम्हारे लिए गर्म करके लाओ। फातिमा ने आलम से पूछा। उसको पता था आलम खाना ठंडा हो जाने के बाद नहीं खाता था। नहीं, तुम बैठो, आराम से खाओ, कुछ ठंडा नहीं हवा। आलम ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर फातिमा ने सरवैया घर आकर शाहजी ने खुद को कमरे में बंद कर दिया था। या अल्लाह, ये मेरा बंद हो। शाहजी नीचे बैठती ज़ारों रोती द मानने लगी। मुझ में हिम्मत नहीं उसका सामना करने की, पुलिस मेरे हाल पर रंग फरमाया। शाहजी का दिल जोर से धड़क रहा था। वो हिम्मत करके घर तो आ थी, पर वो यकीन नहीं कर पा रही थी जो उसने देखा। क्या वो मुझे पहचान गया था? ये ख्याल आते उसको अपना दिल बंद होता महसूस हवा नहीं, वो आगे बढ़ गया होगा।
शान से अपने गालों से आंसू साफ करती लफ्ज़दार लहजे में बोली, क्यों सामना हवा क्यों। अपने कानों पर हाथ रखती वो जोर से चीखी, अंदरी जो अभी डर रही थी। शान के कमरे से आती चीखों पर ठटक गया। शान से दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ है, तुम ठीक हो। अंदरी दरवाजे को जोर से पीटती शान से बोली, जोश की आवाज़ सुनकर अपने मुंह पर हाथ रखे सस्तियों का गला घूमने की कोशिश करने लगी। शान से, यार प्लीज ओपन द डोर, मुझे परेशानी हो रही है। अंदरी उसको कोई जवाब न दे पाकर अवतरिया अंदाज में बोली। शान से अपने चेहरे को बेदर्दी से साफ करती गहरे सांस लेती खुद को कंपोज करने लगी। अंदरी पे पुलिस दाफ हो। शान से अटक कर बस यही बोल पाई, क्या मतलब, वो यहाँ मेरी जान सूली पर लटकी हुई है और तुम जाने का बोल रही हो। पुलिस पर बताओ तो सही, आफर हवा क्या है। अब अंदरी फिक्रमंदी सी बोली, काफ कच कच बेबस छोटी, ये बिन नहीं है हवा, कच भी नहीं हवा। शान से को अपने गले में आंसुओं का गोला रटकता महसूस, हवा दरवाज़ा खोल रही हो या मैं डुप्लीकेट किसे खोलूं। अंदरी को कोई और रास्ता न सूझा तो कहा। शानजे ने जोर से अपनी आंखों में बंद किया, नींद में खो खुद आ जाऊंगी। अलिफ, अब अभी तन्हा छोड़ डाल दो, मैं खुद आ जाऊंगी, अभी तन्हा छोड़ दो। शानजे बेबसी से दबिया हुई, अच्छा। अंदरी बेदली से बोली, उसका दिल नहीं मान रहा था शानजे को अकेला छोड़कर जाने के लिए, जबकि शानजे अपना सर हाथों में गिराए फूट फूट हो पड़ी। शाह घर आता सारी चीज़ों को जमीन पर फेंकने लगा, कोई चीज़ उसने सलामत नहीं छोड़ी। उसका दिल चाह हर चीज़ को तहस नहस कर दे। दीवार पर चस्पा सारी पेंटिंग उसने जोर से मार्बल के फर्श में पटकी। उसका हाथ एक तस्वीर पर आया, शाह उसको भी तोड़ने वाला था पर हाथ बीच में रोक लिया। इस वक्त शाह को पहले से ज्यादा बेबस बना में सो बोले नजर आने लगे। सांस भूल चुका था, इतनी मतमन। शाह नीचे गिरने वाला अंदाज में बैठता खुद से बड़बड़ाया, क्या सच में मेरा वजूद उसके लिए होना और ना होना बराबर था। शाह का दिल तड़पा। आदिल जो परेशानी से शाह के पीछे आया था, लाम वाले फोले तो 6-7 नो जीन का हाल देखकर उसकी परेशानी इजाफा हवा। शाह आदिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। शाह ने अपनी सूख अंदार आंखें उसकी तरफ की। शाह की बिगड़ी हालत देखकर आदिल ने सांस खर्च की, क्या अब वो अस्पताल में भी नजर। आदिल ने दूर की कोडी फेंकी। आदिल वो खुश मुतमन थी, कोई अफसोस, कोई मलाल, कोई पछतावा कुछ नहीं था। उसके चेहरे पर मुझे ऐसे नजरअंदाज करके गुजरी है जैसे मैं था ही नहीं। शाह की आंख से एक आंसू गिर कर डर रही, न जज्ब हवा, तुम्हारा मेरा कसूर नहीं था, न माल में और न आज। आदिल के कच बोलने से पहले शाह धाड़ा ओके ओके रलीकस। आदिल ने उसको रलीकस करना चाहा। डॉक्टर जुल्फ़िकार की वाइफ से मेरी मीटिंग फिक्स करो, शाह ने कहा। तो आदिल नासमझी से उसको देखने लगा, फिर कहा, तुम्हारा डॉक्टर रूबीना से क्या काम, वो वहाँ उसकी केबिन से निकली थी, मैंने तख्ती पर नाम देखा था, डॉक्टर रूबीना जुल्फ़िकार। शाह ने बताया, ओके कल तक हो जाएगा। आदिल ने मुस्बत में सरवाया, कल का वेट नहीं करूँगा, जितना वेट करना था कर लिया अब, और मजीद खुद को अजियत में नहीं डालूंगा। 1 घंटे के अंदर अंदर वो यहाँ होनी चाहिए या नहीं उनके यहाँ। शाह अटल अंदाज में बोला, तुम्हें हर काम में इतनी जल्दबाजी क्यों होती है। आदिल ने उसको घूरा होके, मैं खुद जा रहा हूँ। शाह उठ खड़ा, हवा शाह जैसे मेरी बात सुनो। आदिल उसको आवाज़ देता रहा, जबकि शाह अलिफ लेता 6-5 दिन सुनी करता, लंबे लंबे डर भरता बाहर निकलता चला गया। शिट किया। आदिल ने हाथ की मुट्ठी दीवार पर मारी।